Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, viewers, and friends. I welcome you all in my YouTube channel, Politics and International Relations Basics. It is second lecture. In first lecture, I discussed the concept of legislature, what is the function of a legislature, and what is the nature of a legislature. एक लेजिस्लेचर की जो मेन टू टाइप्स हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर, इन दोनों को हमने एक्सप्लेन किया था। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसी लेजिस्लेचर को कहते हैं दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन हाउस, जिसका सिर्फ एक ही चैम्बर होता है, सिर्फ एक ही हाउस होता है, उसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल है हमारे पास। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है दैट इज़ वन हाउस पार्लियामेंट, सिर्फ उसका एक ही हाउस है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल असेंबली। अगर हम बात करते हैं इंडिया की या पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर्स हैं दे आर बाईकैमरल। एक अपर चैम्बर है और एक लोअर चैम्बर है। अपर चैम्बर, चूँकि इंडिया और पाकिस्तान दे बोथ आर द फेडरल कंट्रीज़, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरल कंट्रीज़ अपर चैम्बर्स को हम चैम्बर ऑफ द फेडरेशन कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर है वो हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है, पॉपुलर हाउस कहलाता है। पाकिस्तान में जो अपर पाकिस्तानी लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल असेंबली एंड अपर हाउस इज़ नोन एज सेनेट। Then we discussed the nomenclature of the various legislatures of the world. American Congress, American legislature, जिसको अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है। जो ब्रिटेन के लेजिस्लेचर है दैट इज़ नोन एज यूके पार्लियामेंट। इसी तरह से हमने कनाडा की बात की थी कि जो कनाडा की लेजिस्लेचर है उसको अभी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, वो भी पार्लियामेंट ही कहलाई जाती है। लेकिन इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसे संसद भवन कहा जाता है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जतिया संसद कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तानी लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इट इज़ मजलिस शूरा। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अबाउट स्टेट। दिस इज़ द लेआउट ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? फर्स्टली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्टेट, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड एट थर्ड पॉइंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी स्टेट, कि जो एक कंसेप्चुअल लिंकेज है स्टेट वर्ड का with other terms like nation, body politic, country और government। इसके अलावा सम टाइम जो वर्ड स्टेट है ये और किन किन अंडरस्टैंडिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल यू कैन से कि ये और किस सेंस में इस्तेमाल होता है। आफ्टर दैट हम वर्ड स्टेट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। एज यू ऑल नो दैट देयर आर 4 essential elements of a state: population, territory, government and sovereignty. And at the end of this lecture I will try to explain the basic difference between these two terms, state and government. Why is it necessary to differentiate, and what is the difference between these two terms? So let's start. State एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये एक ऐसी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्ट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश्ड है, जो रेस्ट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। वाई? ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पर्पस। अब स्टेट को बनाने का मकसद क्या था? स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे मोटिव क्या था? स्टेट को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो अगर आप लोगों ने कभी अरिस्टोटल को पढ़ा है, अरिस्टोटल इज़ अ ग्रीक फ़िलोसोफ़र,
तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि रियासत ख़ानदानों का और देहातों का एक ऐसा मजमुआ है जो कि जिसने इकट्ठे होके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर की, और इकट्ठे होके ज़िंदगी गुजारना इसलिए शुरू की ताकि वो एक हैप्पी और एक प्रॉस्पर्स लाइफ को यकीनी बना सकें, एक खुशहाल ज़िंदगी को हासिल कर सकें। अगर हम अरिस्टोटल की ये डेफिनेशन जो उसने स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए दी, इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करें तो अरिस्टोटल ये कहता है कि स्टेट is an aggregation of different families and villages। अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है उसको मैं बाइफरकेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उसका कहना है कि स्टेट एक एग्रीगेशन है, स्टेट एक इकट्ठ है, किन का? फैमिलीज़ का, ख़ानदानों का एंड विलेजेस का, ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़। और वो क्यों इकट्ठे हुए हैं? ताकि वो एक दूसरे की जो नीड्स हैं और जो वांट्स हैं उन्हें म्यूचुअली पूरा कर सकें। जब लोगों की नीड्स और उनकी वांट्स पूरी हो जाएंगी तो दे वुड बी एबल टू लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स लाइफ। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अरिस्टोटल के नज़दीक स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट का जो रियल मोटिव है वो है टू सीक अ हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी को यकीनी बनाना, एक हैप्पी लाइफ को एंश्योर करना। दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। इधर से हम ये भी कह सकते हैं कि अरिस्टोटल एक वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। अरिस्टोटल एक ऐसी स्टेट की बात कर रहा है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज़ by using them citizens of that state can live a happy life, can live a prosperous life, can live a virtuous life। अगर हम अरिस्टोटल की इस डेफिनेशन को देखते हैं तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो इंसान है वो नेचुरली भी आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करता, बिकॉज वन alone person is not able to meet all his needs while living in isolation. That's why Aristotle called human as a social animal। इसमें दोनों टर्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना है कि अरिस्टोटल इंसान को जानवर क्यों कह रहा है, वो उसे एनिमल क्यों कह रहा है, और सेकंड इज़ सोशल, कि सोशल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इंसान को एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है, उसे कंपनी की ज़रूरत होती है, वो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। अगर आपने कभी मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ी हो, उसने एक हायरार्की दी है, उस हायरार्की में जो बेसिक नीड है एक इंसान की वो फंडामेंटल नीड्स हैं, लेकिन जब उसकी वो फंडामेंटल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो जो नेक्स्ट लेवल है उसकी नीड्स का वो फंडामेंटल नीड से टोटली डिफरेंट होता है। सो इंसान को अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गिव एंड टेक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। यू ऑल नो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टेट्स हैं वो भी इसी गिव एंड टेक पॉलिसी के ऊपर ही उनका सर्वाइवल है। नो स्टेट इज़ एबल टू सर्वाइव वाइल लिविंग इन आइसोलेशन, in complete isolation. Up to some extent we can say that this particular state is adopting an isolationist policy, and that state is not much friendly with other nations। लेकिन किसी न किसी मामले में, किसी न किसी मैटर में उस स्टेट को दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। वाई अरिस्टोटल कॉल्ड मैन एनिमल, क्योंकि जो एनिमल्स हैं ये उनका एक फीचर होता है कि जब उनको
जब उनकी अपनी ज़रूरत, उनकी अपनी नीड पूरी नहीं हो रही होती तो दे बिकम अग्रेसिव। उनका जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स के साथ बिहेवियर होता है वो बहुत अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, और वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स के इंटरेस्ट्स होते हैं उनको वायलेट करते हैं। सेम इज़ द केस विद मैन। इंसान एक सोसाइटी के अंदर बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से एक एनिमल एक फॉरेस्ट के अंदर बिहेव करता है। व्हेन दैट एनिमल इज़ हंग्री, जब इंसान को भूख लगी होती है तो उस वक़्त उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल जाती है, वो तहज़ीब, सिविलाइजेशन, हर एक चीज़ को भूल जाता है, और जब उसके पर्सनल इंटरेस्ट किसी दूसरे के इंटरेस्ट के साथ कोलैप्स करते हैं तो वो हमेशा प्रेफर करता है पर्सनल इंटरेस्ट्स को। तो ड्यू टू ऑल सच फीचर्स अरिस्टोटल कॉल्ड मैन एन एनिमल। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. Next slide is about the use of the terminology state. As I told you earlier that the word state is often being used to convey the meaning of these words nation, country, body politic, government. इन वर्ड्स के अलावा समटाइम स्टेट का वर्ड डिफरेंट सॉवरन स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इस वक्त 28 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। जैसे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, तो हम पाकिस्तान में एक रीजन को या एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ प्रोविंस। लेकिन इंडिया के अंदर प्रोविंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ स्टेट। जिस तरह से कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जो नॉमेनक्लेचर है ऑफ द वर्ड्स लेजिस्लेचर वो डिफरेंट है अक्रॉस द ग्लोब। हर एक मुल्क की जो लेजिस्लेचर है उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम है। इसी तरह से दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का अपना स्पेसिफिक नेम है। बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज़ के अंदर स्टेट का वर्ड उस कंट्री की एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में यूज़ होता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए स्टेट का वर्ड ही यूज़ होता है। मैक्सिको के अंदर भी प्रोविंस का वर्ड यूज़ नहीं होता, वहाँ पर भी स्टेट का वर्ड यूज़ होता है। ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और बहुत सारे और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के लिए स्टेट का वर्ड यूज़ होता है। पाकिस्तान के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के लिए प्रोविंस का वर्ड यूज़ हो रहा है, बट इन दीज केसेस इंडिया, यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया एंड नाइजीरिया द वर्ड स्टेट is being used to indicate their constituent units. अगर हम स्टेट को डिफ़ाइन करना चाहें तो गार्नर की डेफिनेशन एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो कि स्टेट के जो 4 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर रही है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। यस, पहले भी हमने बात की कि स्टेट इज़ अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स कि स्टेट की एग्जिस्टेंस में लोगों का होना, पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है, और स्टेट किसी सिंगल पर्सन का नाम नहीं है। इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, मोर और लेस न्यूमरस। उस कम्युनिटी का नंबर कितना होना चाहिए, इस पर कोई डेफिनेट प्रिंसिपल नहीं है। नंबर कम भी हो सकता है, नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। इस वक्त दुनिया की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बिलियंस में है और कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन मिलियंस में है और कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, कुछ की हंड्रेड्स में भी है। सो कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन कितनी होगी इस चीज़ के ऊपर कोई डेफिनेट, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल मौजूद नहीं है। Permanently occupying a definite portion of territory. Second part of the definition of Gardner is permanently occupying
अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। वो कम्युनिटी जो एक जगह पे रह रही है, तो जिस जगह पे वो रह रही है वो परमानेंटली उसी के कब्ज़े में हो, उसी कम्युनिटी के पास हो। ये नहीं कि आज वो उस कम्युनिटी के पास है और 10 दिन के बाद वो कम्युनिटी वहाँ से उठ के कहीं और चली गई है और उसके 2 महीने के बाद वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो गई है, तो दैट वुड नॉट बी द केस। कंडीशन क्या है कि वो कम्युनिटी परमानेंटली उसी महसूस इलाके के ऊपर काबिज हो। एंड नंबर 3, इंडिपेंडेंट आर नियरली सो ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। वो कम्युनिटी अपने इंटरनल मैटर्स में इंडिपेंडेंट हो और किसी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर में ना हो। वो अपने इंटरनल मैटर्स में भी फ्री हो और अपने एक्सटर्नल मैटर्स में भी सॉवरन हो, इंडिपेंडेंट हो। And possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। उस कम्युनिटी की एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो और जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, जो उस कम्युनिटी के इनहेबिटेंट्स हैं, जो उसके बाशिंदे हैं, वो उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और उस गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करते हों, उन्हें मानते हों। तो अगर हम इस गार्नर की इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें हमें जो स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। नंबर 2, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। एंड नंबर 3, इंडिपेंडेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। एंड नंबर 4, गवर्नमेंट। ये जो 4 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए और हमने एक्सट्रैक्ट किया इनको गार्नर की डेफिनेशन से, दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। हम किसी भी एंटिटी को उस वक्त तक स्टेट नहीं कह सकते जब तक उसके पास ये 4 एलिमेंट्स नहीं होंगे। नंबर 1 इज़ पॉपुलेशन। अब पहले भी हमने बात की कि स्टेट इज़ अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पॉपुलेशन देयर इज़ंट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अब पॉपुलेशन का साइज़ कितना होना चाहिए, इस पे 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास। वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द अदर इज़ मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर हम ग्रीक फ़िलासफ़र्स और फ्रेंच फ़िलासफ़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे दे वर ऑफ द व्यू कि स्टेट की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। अगर आप ग्रीक सिटी स्टेट्स को याद करें तो ग्रीक सिटी स्टेट का वर्ड ही आपको बता रहे हैं कि एक जो शहर था उसे एक रियासत का दर्जा हासिल था और एक शहर की जो आबादी है वो आज भी आप अगर देखें तो वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अ स्टेट। तो उस पीरियड के जो फ़िलासफ़र्स हैं दे वर ऑफ द ओपिनियन कि स्टेट की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। अरिस्टोटल ये कहता है कि स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंसेस फेस करनी पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज ना हो सके, मींस कि बैड गवर्नेंस हो। लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि रूलर्स और रूल्ड में फ़र्क भी ना हो सके। हुक्मरान कौन है और रियाया कौन है, पब्लिक कौन है और पब्लिक के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग कौन है, इसको भी डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके। प्लेटो के नज़दीक स्टेट की जो आइडियल पॉपुलेशन है वो 5040 है। अब 5040 कितना स्मॉल नंबर है, इतना लिमिटेड नंबर है कि इवन आप प्रेजेंट डे में एक सिटी की अगर बात करें तो उसकी पॉपुलेशन भी आपको इससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। अगर हम फ्रेंच फ़िलासफ़र्स की बात करें तो रूसो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र है, उसने भी लिमिटेड पॉपुलेशन की बात की थी, लेकिन रूसो ये कहता है कि जो स्टेट का साइज़ है इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन वो उसके इकनॉमिक रिसोर्सेज के मुताबिक होना चाहिए। मींस कि स्टेट की पॉपुलेशन रेशियो में और स्टेट के इकनॉमिक रिसोर्सेज में बैलेंस होना चाहिए। ना तो स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि स्टेट के इकनॉमिक रिसोर्सेज कम हों और स्टेट अपने सिटीजन्स की नीड्स को मैनेज ना कर सके,
और ना ही इतने कम होने चाहिए कि जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ ना किया जा सके, उनको एक्सट्रैक्ट ही ना किया जा सके, और आपको जो फॉरेनर्स हैं, एलियंस हैं, जो एमिग्रेंट्स हैं, उनको बुलाना पड़े। आपको जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो इतनी इजी करनी पड़े। आज अभी आप दुनिया में देखें कि जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो डेफिनेटली थोड़ी सॉफ्ट हैं, वो लूज़ हैं। मॉडर्न अप्रोच को अगर हम देखें तो दुनिया में इस वक्त कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन बिलियन है। हमारे सामने दुनिया के दो ऐसे कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 चाइना, जो कि लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इस वक्त इसकी पॉपुलेशन है 1 बिलियन एंड 439 मिलियन, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18.47% है। मीन्स कि दुनिया की तकरीबन 18% आबादी चाइना के अंदर रहती है। सेकंड नंबर पे इंडिया है, जिसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन 380 मिलियन है, और तकरीबन 17.70 यानी 17% जो दुनिया की पॉपुलेशन है दैट रिजाइड्स इन इंडिया। दुनिया में इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी है। पाकिस्तान की अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये तकरीबन 220 मिलियन पॉपुलेशन है। यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन 67 मिलियन है, जस्ट 67 मिलियन। अभी मैंने आपको पाकिस्तान की पॉपुलेशन बताई तो दैट इज़ अबाउट 220 मिलियन, लेकिन यूके की पॉपुलेशन जस्ट 67 मिलियन है। स्पेन की पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं तो वो 46 मिलियन है। लेकिन मोनाको एक ऐसा कंट्री है दुनिया का बिल्कुल जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 39,000 है। तो पॉपुलेशन का कम होना या ज़्यादा होना इसके ऊपर भी कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि एक स्टेट के पास अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो हम उसे स्टेट डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज दैट एंटिटी वुड नॉट बी टर्म्ड एज स्टेट। पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो फ्रेंच फिलोसोफर रूसो ने दिया था कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है और जो उसके रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज़ अगर स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और उसके रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं होंगे तो स्टेट अपने सिटीजन्स की नीड्स को पूरा नहीं कर सकेगी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और इस तरह से वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आएगी। और स्टेट अगर फॉरेन एड लेती है, डेट लेती है डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो अगर डेट इन टाइम पे नहीं करती है तो ये सारी जो सिचुएशन है ये एक बहुत ही वर्स किस्म की सिचुएशन को पैदा कर सकती है। सेकंड एलिमेंट इज़ टेरिटरी। टेरिटरी एक ऐसा फीचर है जो कि जो नोमैडिक पीपल हैं, जो खाना बदोश लोग होते हैं, उन जो खाना बदोशों की ज़िंदगी का तरीक़ाकार है और जो खाना बदोश हैं उनको एक रियासत से डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि सम टाइम जो नोमैड्स हैं वो इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट, वो हमें उनकी सोशल लाइफ में नज़र आते हैं। बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए परमानेंट एंड वेल डिफाइंड टेरिटरी, दैट nomad disqualifies to be treated as a state, क्योंकि वो कुछ अर्सा के बाद ही जो टेरिटरी है वो चेंज कर लेते हैं। सो यू कैन से कि दे लैक अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, वो एक डिफाइंड और एक डिमार्केटेड टेरिटरी को परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। अगर हम टेरिटरी की वास्टनेस की बात करें, साइज़ ऑफ टेरिटरी की बात करें, तो दुनिया के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स भी मौजूद हैं जो कि लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, और इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो ऐसी स्टेट्स भी मौजूद हैं जिनकी टेरिटरी बहुत ही छोटी है, बहुत ही थोड़ा इलाका है उनके पास।
रशिया, कनाडा और यूएसए, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं, अगर ये तीनों की जो टेरिटरी है हम उसे इकट्ठा कर लें, उसे कंबाइन कर लें, तो ये इस अर्थ प्लैनेट की जो टोटल टेरिटरी है तकरीबन उसका 1/4 पार्ट बन जाएगा. इट मीन्स दीज थ्री states own a very large territory. इसके अपोजिट अगर आप कुछ और कंट्रीज़ को देखते हैं, सिंगापुर जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक मुल्क है, तो इसके पास बहुत थोड़ा सा रकबा है, बहुत थोड़ा सा इसका इलाका है, तकरीबन 279 स्क्वायर माइल्स है. टोंगा एक ऐसा कंट्री है, इसका ये एक ओशेनियन रीजन में आता है, ओशेनियन कंट्री है. इसका जो टेरिटरी है वो भी 289 स्क्वायर माइल्स है. डोमिनिका ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वाक़ एक छोटा सा कंट्री है. इसकी जो टेरिटरी है अगेन दैट इज़ अबाउट 290 स्क्वायर माइल्स. जिस तरह से हमने पॉपुलेशन को डिस्कस करते हुए ये बात की थी कि कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है, कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है पॉपुलेशन के साइज़ को डिटरमिन करने का. सेम इज़ द केस विद टेरिटरी. टेरिटरी भी कुछ स्टेट्स की बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स की बहुत कम है. बट वट इज़ द बेसिक कंडीशन कि उस स्टेट के पास वो जो डेफिनेट पोर्शन है उस टेरिटरी का वो परमानेंटली उसी के कब्ज़े में होना चाहिए, उसी के पास होना चाहिए. बट लोकेशन मैटर्स. जैसे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो जिनकी लोकेशन ही इस तरह की है कि वो सेफ़ स्टेट्स कंसिडर की जाती हैं, उनको जो एक्सटर्नल एनिमी है उसका उस तरह से थ्रेट नहीं होता. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके चारों तरफ ज़मीन है और उनकी एक्सेस ओपन सी तक नहीं है. दे डोंट हैव एक्सेस एंड दे डोंट हैव मैरीटाइम बॉर्डर्स. तो लोकेशन मैटर्स कि आप किस जगह पे वाक़ हैं और उसी के मुताबिक जो एक स्टेट है वो अपनी प्रेफरेंसेस सेट करती है. लेट्स प्रोसीड एलिमेंट एंड दैट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट स्टेट का एक ऐसा आर्गन है, गवर्नमेंट स्टेट का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ज़रिए से स्टेट अपनी विल को एक्सप्रेस करती है और फॉर्मुलेट करती है. जो स्टेट की सॉवरेनिटी है दैट इज़ आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट. दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट के आम तौर पे 3 आर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी. लेजिस्लेचर पे हमने कल बात की थी. तो द कोर टास्क ऑफ अ लेजिस्लेचर इज़ लेजिस्लेशन. एक लेजिस्लेचर ने क्या करना है, उसने कवानीन साजी करनी है, उसने कानून बनाने हैं, उसने लॉज बनाने हैं, उसने पॉलिसीज़ बनानी है. और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम क्या है कि जो लेजिस्लेचर ने की है उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल दरामद करवाना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसे एनफोर्स करवाना. और जुडिशरी एडजुडिकेट करती है any issue, any problem between these two branches of the government, legislature and executive. गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट को किन प्रिंसिपल्स की मदद से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आई विल शेयर विद यू ऑल. कुछ कंट्रीज़ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पे पार्लियामेंट्री है. सम कंट्रीज़ आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स, दे आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. और कुछ स्टेट्स के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म है, डिक्टेटरशिप है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू आवर फोर्थ एलिमेंट दैट इज़ सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी स्टेट का फोर्थ एलिमेंट है एंड यू कैन से कि इट इज़ सच एन एलिमेंट by virtue of which state stands superior to all other human organizations. बाकी जितनी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट उन सब से सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों? ड्यू टू हैविंग दिस एलिमेंट सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी क्या है? इक़्तिदार आला, सुप्रीम पावर. तो इस सुप्रीम पावर को के होने की वजह से स्टेट को बाकी जितनी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर फ़ोकियत हासिल है, उन पर बर्तरी हासिल है. Because when we say that this is a sovereign state, it means कि वो स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, खुद मुख्तार है.
हाँ, जीन बॉर्डिन एक फ्रेंच जूरिस्ट और पॉलिटिकल फ़िलोसोफ़र हैं 16th सेंचुरी के। उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है इसको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली और पॉलिटिकल डिस्कशंस में इंट्रोड्यूस करवाया वेरी फर्स्ट टाइम। डुअल एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जैसे हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि स्टेट इज़ इंटरनली सॉवरन एज वेल एज स्टेट इज़ एक्सटर्नली सॉवरन। इंटरनली सॉवरन होने का मतलब क्या है कि जो स्टेट के बनाए हुए कवानीन हैं, जो स्टेट के बनाए हुए लॉज और पॉलिसीज़ हैं, वो स्टेट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हैं एंड नो वन कैन बी इम्यून फ्राम इट। कोई उन लॉज को वायलेट नहीं कर सकता, और अगर कोई उन्हें वायलेट करेगा तो स्टेट हैज़ पावर कि स्टेट उसे कोर्स करे, स्टेट उसे पनिश करे उसकी उस वायलेशन के लिए। As far as the external sovereignty is concerned, तो external sovereignty कि state अपनी external matters में, अपने external affairs में completely independent है। जैसे state अगर किसी state दूसरी state के साथ कोई economic एग्रीमेंट करना चाहती है, कोई मिलिट्री अलाइंस बनाना चाहती है, किसी तरह की कोई ट्रीटी साइन करना चाहती है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, तो स्टेट इज़ फ्री कि वो कर सकती है। किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं विद एनी स्टेट, और किसी स्टेट की तरफ अग्रेसिव पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है, तो स्टेट कैन, क्योंकि स्टेट जो है वो एक सॉवरन एंटिटी है, वो एक सॉवरन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। Now we are going to move to the last section of our lecture, and that is the difference between state and government. स्टेट और गवर्नमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दो अलग अलग टर्म्स हैं। अक्सर लोग इन्हें इंटरचेंजेबली टू यूज़ करते हैं। दे कंसिडर देम एज इक्विवेलेंट टर्म्स टू ईच अदर, बट दिस इज़ नॉट द केस। अभी हम पढ़ के आए हैं कि गवर्नमेंट स्टेट का एक एलिमेंट है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो उसी स्टेट का एक पार्ट है, उसका एक एलिमेंट है, जिसके ज़रिए से स्टेट अपनी विल को एक्सप्रेस करती है और जिसके ज़रिए से स्टेट अपनी विल को फॉर्मुलेट करती है। जिस तरह से आपकी जो बॉडी है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और आपका हाथ, आपका पाँव, आपका कान और आपका नाक वो उसका एक ऑर्गन है, वो उसका एक एलिमेंट है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। अगर हम बात करें सेकंड डिफरेंस की, तो सेकंड डिफरेंस इज़ दैट स्टेट इज़ अ परमानेंट एंटिटी, जबकि गवर्नमेंट जो है वो एक टेम्परेरी एंटिटी है। जो भी ड्यू टेन्योर होगा एक गवर्नमेंट का, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टेन्योर वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की कोलिशन गवर्नमेंट है, और अगर हम 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले देखें तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी एट फेडरल लेवल, और उससे पहले अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट जो है वो एक टेम्परेरी एंटिटी है जिसने अपना टेन्योर पूरा करना है, और उसके बाद उसने जो पॉलिटिकल पावर है वो हैंड ओवर कर देनी है टू द नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हु विल विन and who will be able to secure majority seats in the parliament. Second difference is that कि state की एक परमानेंट टेरिटरी होती है, ये स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेकंड फीचर है स्टेट का कि स्टेट के पास एक परमानेंट टेरिटरी होती है, जबकि गवर्नमेंट सम टाइम जब क्राइसिस सिचुएशन हो किसी स्टेट के अंदर, वहाँ पे अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हों और जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो अगर अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर देते हैं, तो वो दुनिया के किसी भी ऐसे कंट्री जहाँ जिनके साथ उनके रिलेशंस फ्रेंडली होते हैं, वो वहाँ पर भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके तो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बनाने के लिए परमानेंट टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि लेकिन किसी भी ऐसी एंटिटी को जिसके पास परमानेंट टेरिटरी नहीं होती उसे हम स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड फोर्थ डिफरेंस इज़ अबाउट मेंबरशिप, क्योंकि एक स्टेट के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं एक्सेप्ट फ्रॉम दोज हु आर नॉट द नेशनल ऑफ दैट स्टेट,
दे आर लिविंग इन दैट स्टेट ऑन टेम्परेरी बेसिस। उसके अलावा बाकी जितने भी उस स्टेट के रहने वाले लोग हैं, दे आर द मेंबर ऑफ दैट स्टेट, दे आर द सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट। जबकि गवर्नमेंट की मेंबरशिप लिमिटेड होती है और गवर्नमेंट की मेंबरशिप उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। या फिर अगर वहाँ पे जो इलेक्शन अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है और आप गवर्नमेंट का पार्ट इलेक्शन के ज़रिए से नहीं बन रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट वहाँ पर गवर्नमेंट की फॉर्म प्रैक्टिस की जा रही है उसके मुताबिक जो भी प्रोसीजर है टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, उस प्रोसीजर को इख्तियार करते हुए अगर कोई गवर्नमेंट का पार्ट बनता है तो उसकी मेंबरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। बट मी यू एंड मैनी अदर्स दे आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो यू कैन से कि जो गवर्नमेंट मेंबरशिप है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। एंड द नेक्स्ट इज़ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट आर सेम एवरीवेयर, क्योंकि दुनिया की किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को आप स्टेट उसी वक्त कह सकते हैं जब उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। लेकिन जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैं दुनिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वो डिफरेंट होती हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना इज़ अ यूनिटरी स्टेट। दुनिया के बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम को प्रैक्टिस किया जा रहा है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सो द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। And the last difference is about sovereignty. Sovereignty is an essential element of a state. It is not an essential element of a government. ये स्टेट है जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसके पास सॉवरेनिटी है, लेकिन स्टेट अपनी इस सुप्रीम अथॉरिटी को, अपनी इस सुपीरियर पावर को एक्सरसाइज करती है बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट सिर्फ उसी वक्त तक इस सुप्रीम अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकती है जब तक वो गवर्नमेंट है। जो है उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और वो पॉलिटिकल पावर एज्यूम कर देगी टू नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने मेजॉरिटी सीट्स हासिल की हैं। तो अब उस जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका टेन्योर है उतने टेन्योर तक वो स्टेट के बिहाफ पे उस सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करती रहेगी। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट, its evolution, its the uses of its terminology, and it's about its elements, and then we studied the difference between state and government. आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।